अस्सलामुअलैकुम। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर 2 है डिफरेंशिएशन का। सबसे पहले जो है हम इसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं। हमें पता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का जो है वो बहुत गहरा ताल्लुक है। इन्होंने लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन में कि हम इंटीग्रल कैलकुलस में एरिया, वॉल्यूम एंड सेंट्रॉइड को स्टडी करते हैं। ठीक है, एरिया, वॉल्यूम एंड सेंट्रॉइड हमें पता है। हम सिंपल इंटीग्रल लेने से क्या हो जाता है, उसका सिंपल किसी भी फंक्शन का इंटीग्रल लेने से एरिया आ जाता है। अगर एरिया का हम इंटीग्रल लेते हैं वॉल्यूम आ जाता है। इसी तरह सेंट्रॉइड के डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं। 17वीं सेंचुरी में सर इसाक न्यूटन और जो हैं गॉटफ्राइड विलियम लेबनिज, उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टडी की इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की। ठीक है, उन्होंने स्टडी की, जब की इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की, उन्होंने डिफरेंशियल कैलकुलस को इन्वेंट किया। उसके बाद जो है द डेवलपमेंट, इन्होंने कैलकुलस को इन्वेंट किया। कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, इनका जो है वो बहुत गहरा ताल्लुक है। जब मैं गई इंटरव्यू देने तो मुझसे पूछा गया कैलकुलस की ब्रांचेस, कैलकुलस में क्या क्या चीजें आती हैं। मैंने कहा फंक्शंस। एक्चुअली वो मुझसे पूछना चाह रहे थे ये डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस, कि कैलकुलस की कौन कौन सी ब्रांचेस है। तो उसका यही आंसर था कि डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। Dependent and independent variable. In differential calculus, we mainly deal with the rate of change of rate of change of dependent variable with respect to one and more independent variable. Now we first explain the terms. हमने independent and dependent variable हमने पीछे study कर लिया है। जब y is equal to f of x लिखा जाता है तो x की वैल्यू तो हम independently select करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो y की वैल्यू है वो x की वैल्यू पुट करने के बाद हमें मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। वेयर एफ ऑफ एक्स इज द वैल्यू ऑफ एफ एट एक्स बिलोंग टू एक्स, जो है वो डोमेन से बिलोंग करेगा। और जिस तरह ये फंक्शन है, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू हमें मिलेगी इधर से। ठीक है, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर द एक्सप्रेशन अज्यूम डिफरेंट वैल्यूज, हमें डिफरेंट वैल्यूज मिलती जाएंगी। मैंने बता दिया एक्स इंडिपेंडेंट है और वाई डिपेंडेंट है। इधर से जो है हम डिफरेंस भी कर सकते हैं। It is obvious that the change in the value of the expression depends on the change in the value of the variable. उसकी वैल्यू में जो भी चेंज आएगा y की वैल्यू में, वो किस वजह से आएगा, x की वजह से। x की वैल्यू जितनी चेंज होती जाएगी, वैल्यू y की उतनी चेंज होती जाएगी हमारे पास। ठीक है, एज x बिहेव्स इंडिपेंडेंटली, x जो बिहेव करता है इंडिपेंडेंटली, क्योंकि उसकी वैल्यू जो है हम डोमेन में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन y की वैल्यू जो है वो x के बाद आएगी। सो वी कॉल इट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बट द बिहेवियर ऑफ y डिपेंड्स ऑन द वेरिएबल x। लेकिन y का जो बिहेवियर है वो किस पे डिपेंड करता है, x पे। तो हम इसे क्या कहते हैं, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। द चेंज इन द वैल्यू ऑफ x पॉजिटिव और नेगेटिव, यहां से ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है किसकी, डेल्टा की, डेल्टा x। द चेंज इन द वैल्यू ऑफ x पॉजिटिव और नेगेटिव, चेंज जो आता है x की वैल्यू में, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, उसे हम क्या कहते हैं, इंक्रीमेंट ऑफ x। उसे हम क्या कहते हैं, इंक्रीमेंट ऑफ x। ये इंक्रीमेंट की डेफिनेशन है। इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा x। द कोरस्पॉन्डिंग चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज डिनोटेड बाय डेल्टा y। इसको किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा y से। x की वैल्यू चेंज करने के बाद y की वैल्यू में जो चेंज आता है उसे डेल्टा y कहते हैं। और डेल्टा y कैसे फाइंड करते हैं, इस तरह। एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, फंक्शन में x प्लस डेल्टा x पुट करके वैल्यू लेनी है, उसमें से एफ ऑफ एक्स को माइनस करना है, तो वो जो है वो y की वैल्यू में चेंज आएगा। यूजली द स्मॉल चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल आर टेकन एज इंक्रीमेंट। ये जो स्मॉल चेंजेस दोनों ली हैं उनको हम बोलते हैं इंक्रीमेंट। इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस फंक्शन ऑफ द टर्म y is equal to f of x is called the dependent variable and y is called
इसका इंडिपेंडेंट, एक्स जो है वो इंडिपेंडेंट है, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है। इधर से आपने एक दो डेफिनेशंस आपकी हो गई क्लियर। एक कौन सी, सबसे पहले तो है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और दूसरा जो है वो इंक्रीमेंट की है डेफिनेशन। एवरेज रेट ऑफ चेंज, अब एवरेज रेट ऑफ चेंज की बात आ गई, लेकिन नोट करें अभी हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा है डेरिवेटिव जो है वो क्या है, वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है, ठीक है ना। एवरेज रेट ऑफ चेंज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की जो है वो आपने डेफिनेशन करनी है। इनमें फर्क मैं आपको अभी बता देती हूँ। ये जो है कोई भी फंक्शन लेना है, उसकी ये y की वैल्यू है, समझे, ये फंक्शन की y में जो चेंज आ रहा है और ये x में जो चेंज आ रहा है उसको डिवाइड कर देना है, ये हमारे पास क्या आ जाती है, एवरेज आ जाती है। ये सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इधर से इंटरवल और ये जो है ये एवरेज रेट ऑफ चेंज है सारा। सिंपल क्या करना है, y की वैल्यू में जो चेंज आ रहा है ये ओरिजिनल वैल्यू है हमारे पास एस ऑफ टी, ये जो है ये ओरिजिनल वैल्यू होगी, और एस ऑफ टी वन जो है वो इंक्रीमेंट के बाद वैल्यू है, ठीक है। इनको माइनस किया, ये y की वैल्यू में चेंज आ जाएगा, या इधर इन्होंने s यूज किया है तो s की वैल्यू में चेंज आ जाएगा। और ये जो है ये जो वैल्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पुट की है उनमें चेंज आए, इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज है। लेकिन अगर डिवाइड करने के बाद हम इधर लिमिट पुट कर देंगे, साथ लिमिट भी अप्लाई करेंगे, जो कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बन जाता है, वो अभी आगे डेफिनेशन आएगी। ये एवरेज रेट ऑफ चेंज सारा फाइंड किया है, ये देखें, इसको हमने इंक्रीमेंट को क्या नाम दे दिया, डेल्टा टी का। जो नीचे टी वन माइनस टी लिखा था ना, उसको हमने डेल्टा टी का नाम दे दिया। और लिमिट क्या हमने अप्रोच करवानी है कि डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, मतलब वो छोटे से छोटा डिफरेंस होगा, माइनर डिफरेंस, जिसे हम एप्सिलॉन भी बोलते हैं, 0.0000 के बहुत करीब, बट जीरो के बहुत करीब होगा लेकिन एक्चुअली जीरो नहीं होगा। जब हम ये साथ लिमिट अप्रोच करवाएंगे तो हम इसे कहते हैं प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट, और इसे क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। यहाँ से जो मेन डेफिनेशन है वो मैं आपको बता रही हूँ, डिफरेंशिएट बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंक्रीमेंट की डेफिनेशन, फिर एवरेज रेट ऑफ चेंज की डेफिनेशन, और उसके बाद जो है वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की डेफिनेशन। एवरेज रेट ऑफ चेंज पे जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो उसे हम कहते हैं, या सिंपल आप कह सकते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज को हम जब जीरो की तरफ अप्रोच करवाते हैं तो हम कहते हैं ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, फंक्शन का डेरिवेटिव, लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन कंटिन्यूअस इन द इंटरवल, किसी भी इंटरवल पे वो कंटिन्यूअस है। तो ये क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा है, ये क्या है, एवरेज रेट ऑफ चेंज, हमने पढ़ा है ना अभी पीछे, ये हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज है। फंक्शन में ऊपर जो है y की वैल्यू का डिफरेंस है, नीचे x की वैल्यू का डिफरेंस है। रिप्रेजेंट्स द एवरेज रेट ऑफ चेंज इन द वैल्यू ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन द डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। लेकिन अगर हम उस पर लिमिट अप्लाई कर देते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बन जाता है, जो कि इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, और यही जो है ये हमारे पास डेरिवेटिव है, ठीक है। इसमें और कोई फर्क नहीं है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को ही डेरिवेटिव बोलते हैं, ठीक है। यही फॉर्मूला है, एवरेज रेट ऑफ चेंज पे लिमिट अप्लाई करते हैं तो उसे ही हम बोलते हैं। ये देखें इधर से, अगर आप लिमिट देखें, एक मिनट थोड़ा सा आपको डिफरेंस बताऊं, इधर से क्या लिमिट अप्लाई की है, x1 अप्रोचेस टू x। अगर डिनोमिनेटर को हम x1 माइनस एक्स को जीरो पुट करते हैं तो क्या आएगा, x1 इज इक्वल टू x आएगा ना। तो हमारी लिमिट यही है कि नीचे जो है डिनोमिनेटर में वो अप्रोचेस टू जीरो हो जाए, या दोनों वैल्यूज जो है वो बराबर हो जाए, जिस तरह ये है, ये भी यही है, डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा टी क्या है, T1 माइनस T2, इसको जीरो को पुट, इस T1 माइनस टी को जीरो पुट किया तो क्या आ जाएगा, T1 जो है वो t के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। यही है कि वो छोटे से छोटा होता जाए, जीरो को अप्रोच करे, यही इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है, यही डेरिवेटिव है। अच्छा जी।
इज डिफाइंड टू बी द डेरिवेटिव ऑफ एफ और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। डेरिवेटिव भी बोलते हैं इसे, और क्या बोलते हैं, ये है डेरिवेटिव का फॉर्मूला बाय डेफिनेशन, ठीक है। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी बोलते हैं इसको, एफ प्राइम भी लिखते हैं। द डोमेन ऑफ एफ डैश कंसिस्ट ऑफ एक्स फॉर विच द लिमिट एग्जिस्ट। डोमेन में वही एलिमेंट आएंगे जिसपे वो एग्जिस्ट करेगा। इस प्रोसेस को हम सारे को कहते हैं डिफरेंशिएशन। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज नोन एज डिफरेंशिएशन, ठीक है। किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए जो प्रोसेस हम यूज करते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं, ये हमारे पास है डिफरेंशिएशन। नोटेशन फॉर डेरिवेटिव, नोटेशन इसकी डिफरेंट है जो यहाँ लिखी है इधर से, इस पेज में से आपने सिर्फ ये याद करना है टेबल। नेम ऑफ मैथमेटिशियन, लेबनिज ने कौन सी नोटेशन दी, कॉशे ने कौन सी दी, न्यूटन ने कौन सी दी और लेग्रांज ने कौन सी दी। सिंपल जो डी वाली नोटेशन है वो किसने दी, लेबनिज ने। एफ ऑफ एक्स जो है वो फंक्शन की नोटेशन है, ठीक है ना। एक्चुअली जो है वो इसके ऊपर इधर डॉट है, इधर इधर डॉट है, ये नोटेशन है जो न्यूटन ने दी थी, ठीक है ना। बुक में डॉट वाज नहीं है या इधर है ही नहीं डॉट, ये नोटेशन है जो न्यूटन ने दी। लेग्रांज ने प्राइम वाली नोटेशन दी और कैपिटल डी वाली नोटेशन कॉशे की है। ये आपने एज इट इज इनके नेम के साथ इनकी नोटेशन याद कर लेनी। ये बाय डेफिनेशन जो है वो डेरिवेटिव फाइंड करने के स्टेप्स हैं 4। सबसे पहले x प्लस डेल्टा एक्स पुट किया, उनका इंक्रीमेंट फाइंड किया, उनको डिवाइड किया, एवरेज रेट ऑफ चेंज बनाया, उसके बाद उसका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बना दिया। वही 4 स्टेप्स। ये 4 स्टेप्स आपको पता है। सबसे पहले x में इंक्रीमेंट लगा के फंक्शन की वैल्यू फाइंड की। फिर दूसरे स्टेप में क्या किया, हमने इंक्रीमेंट लगाए हुए फंक्शन की और ओरिजिनल फंक्शन की डिफरेंस फाइंड किया, उनका इंक्रीमेंट फाइंड किया, फिर एवरेज रेट ऑफ चेंज और फिर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ये देखें, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन ये पहला नाम, बाय इनिशियो और फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, ये तीनों नाम जो हैं ये इसी के हैं। ये सिंपल है, आपको पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, बाय डेफिनेशन उन्होंने बताया 0 है। फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, इसका डेरिवेटिव भी फाइंड किया है स्क्वायर रूट का, स्क्वायर रूट x, इसके स्टेप्स के साथ। ये करने की जरूरत नहीं है सारा। किसी भी अगर पॉइंट पे किसी फंक्शन की वैल्यू, डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसकी नोटेशन ये है, हम बार लगा के नीचे वो वैल्यू लिख देते हैं और उसमें जो है ये वैल्यू को डेरिवेटिव में पुट कर देते हैं। डेरिवेटिव ऑफ x पावर n, आप सिंपल पावर रूल लगाएं, n इंटू एन एक्स पावर n-1, ठीक है। लेकिन ये नोट करें इधर इन्होंने लिखा है n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अब इन्होंने ये लिखा है लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। ये सारे बाय डेफिनेशन है, फाइंड करना इनकी जरूरत नहीं है। ये सिंपल फॉर्मूला है, इसका भी आप पावर रूल लगा के सिंपल इसके डेरिवेटिव याद रख सकते हैं। कैसे है, ax प्लस बी पावर n है, पावर रूल से n मल्टीप्लाई हो जाएगा, n इंटू ए एक्स प्लस बी पावर n-1, और फिर जो अंदर होता है टर्म ये x प्लस बी, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, इसका डेरिवेटिव ax प्लस बी का x आएगा, वो साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह ये अगर डिनोमिनेटर में है, इसको पहले ऊपर लेके जाएंगे, ये -n आ जाएगा, फिर -n पावर रूल से पहले मल्टीप्लाई होकर इंटू एक्स प्लस बी आ जाएगा, और इसकी जो पावर में आ जाएगा वो -n-1, और फिर इसके साथ जो है वो x मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये उन्होंने डेरिवेटिव फाइंड किया है, ये देख लें। सॉरी, एक्स डेरिवेटिव मैंने बोला है, एक्स के साथ जो कोएफिशिएंट है बल्कि वो आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ए एक्स का डेरिवेटिव ए होता है, एक्स नहीं। ये जो है ये फॉर्मूला है, ये आपने एज इट इज पावर रूल से याद करना है। इसी तरह अगर ये है नीचे डिनोमिनेटर में तो उसका ये फॉर्मूला है। डेरिवेटिव का चैप्टर तो बहुत आसान है, इंटीग्रेशन का भी बहुत आसान है। थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएशन, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज 0। ये है पावर रूल, n इज एनी रैशनल नंबर
यहाँ तो इन्होंने ये लिखा है ना एन रैशनल है, एन इरेशनल भी हो सकता है, एन तो रियल नंबर होगा। ये आपको पहले बता दूं, ये बेसिक बुक है, यहाँ पे जो है वो चीजों को डिफरेंशिएट नहीं किया गया जिस तरह हमने सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन का पढ़ा था। इन्होंने जो है वो सेम नेम लिखा था ना, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन एक ही चीज है, जबकि वो एक चीज नहीं है। इसी तरह इधर इन्होंने मतलब ये जो आपको पता है छोटी क्लास होती है तो बच्चों को इतना उलझाया नहीं जाता। तो अब आप लोगों की माशाल्लाह स्पेशलाइजेशन है, तो जब चीजों को क्रिटिकली पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। एन इज एनी रैशनल नंबर है, एक जगह मैंने पढ़ा एन जो है वो रियल नंबर है, और एन रियल नंबर ही होता है पावर रूल में, चाहे वो रैशनल हो चाहे वो इरेशनल हो, कुछ भी आ सकता है। उसके बाद जो है वो आगे ये हमें करने की जरूरत नहीं है। डेरिवेटिव ऑफ अ सम और डिफरेंस ऑफ फंक्शन, दो फंक्शंस हैं, सम हो रहा है, उनका डेरिवेटिव जो है वो अलग अलग अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए, दो फंक्शन का सम का डेरिवेटिव लिया, वो क्या हो गया, फंक्शन के डेरिवेटिव का सम। इसी तरह उनका डिफरेंस, हमें पता है डेरिवेटिव में जो है वो लिनियरिटी प्रॉपर्टी होल्ड करती है। सम और डिफरेंस फॉर्मूला कैन बी एक्सटेंडेड टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ मोर देन टू फंक्शन। अभी तो हमने जस्ट क्या किया, इन्होंने टू फंक्शंस का लिखा है सम और डिफरेंस का फॉर्मूला, दो तीन चार पांच जितने मर्जी सम में हो सब पे अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई हो जाता है। डेरिवेटिव ऑफ अ प्रोडक्ट, ये क्या है, प्रोडक्ट रूल। दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है ना, उनका डेरिवेटिव लेना है, कैसे लेना है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, या फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। सिंपल इस तरह हमने ये फॉर्मूला याद किया हुआ है, मैंने तो इस तरह ही किया हुआ है। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, एक फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया, दूसरा साथ वैसे ही, और प्लस करके दूसरे वाला वैसे ही आ गया, और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया। इनके किसी के भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूलाज मुझे उम्मीद है ये सबको आते हैं। डेरिवेटिव ऑफ द कोशेंट, कोशेंट रूल क्या है, कोई भी दो फंक्शन है उनका जो है वो डेरिवेटिव लेना है, वो कोशेंट में है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, ये कंडीशन देख लें, और इनका क्वेश्चन जो लेना है वो नीचे वाले, मैंने तो ऐसे ही याद किया, नीचे वाले का स्क्वायर, और ऊपर जाके न्यूमिनेटर में नीचे वाला एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर, इस तरह भी याद कर सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है ये सबको आता है, क्वेश्चन रूल का फॉर्मूला। किसी को नहीं आता तो वो चैट में बता सकता है कि मुझे नहीं आता। ठीक है, ये एक और प्रूफ है सेम इसी का। नेक्स्ट जो है वो चेन रूल है। चेन रूल किस पे अप्लाई होता है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पे। फंक्शन के अंदर जब फंक्शन होगा ना तब हम चेन रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो फंक्शन के अंदर फंक्शन कैसे आता है, वो कंपोजिशन से आता है। द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एफ एंड जी इज द फंक्शन हुज वैल्यूज आर फाउंड फॉर ईच एक्स इन द डोमेन ऑफ जी फॉर विच जी ऑफ एक्स इज द डोमेन ऑफ एफ। सिंपल वही कंपोजिशन होगी, फंक्शन के अंदर फंक्शन होगा। ये देखें, ये फंक्शन है, ये है ना, if g is differentiable at the point x and f is differentiable at the point g of x, then the composition is differentiable at the point x। जैसे ये है हमारे पास, ये देखें, f फंक्शन पहले है, उसके बाद अंदर उसके g of x है, और g of x भी जो है वो भी फंक्शन है, ठीक है ना, तो उसका डेरिवेटिव अलग से हम लेंगे। ये चेन रूल है, ये आगे अभी मैं आपको बताती हूँ एग्जांपल से, इधर से इतनी समझ नहीं आएगी। ये देखें, अगर तो सिंपल पहले हमने क्या पढ़ा, एक्स पावर 9 एक्स पावर 3 हमने इस तरह पढ़ा था। अब ये एक्स पावर 3 प्लस 1 बजाते खुद एक फंक्शन है ना एक्स का, उसके बाद उसकी पावर क्या है, 9 है। एक्स प्लस 3 जो है वो हमने अलग ले लिया, ठीक है, एक्स प्लस 3 प्लस 1 एक फंक्शन अलग लिया। पहले जो है इस पे पावर रूल लगेगा, फिर इसके फंक्शन का एक्स प्लस 3 प्लस 1 का एक्स पावर 3 प्लस 1 का डेरिवेटिव आएगा। ये देखें, एक्स पावर 3 प्लस 1 को क्या पुट किया, यू, और इसका डेरिवेटिव ले लिया, क्या आ गया, ये
ये फंक्शन इधर अगर हम x पावर 3+1 में u पुट कर दें इसको, तो u पावर 9 बन गया। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, 9u पावर 8, और इसके साथ जो है वो फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा। तो सिंपल जो है ये चीज आ गई। ये तो बहुत सिंपल फंक्शन है, इसको हम पावर रूल से भी कर सकते हैं। इन्होंने जो है वो हमें चेन रूल से करके बताया। अगर फंक्शन को देखें, हमें पता है सिंपल पावर रूल से 9 पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर इंटू x पावर 3+1, उसकी पावर में 9 माइनस 1 8 आ जाएगा, उसके साथ जो है x पावर 3+1 का डेरिवेटिव आएगा, जो कि हमारे पास 3x² है। ये भी देखें, ये रैशनलाइजिंग से है, इसको सोल्व किया गया। रैशनलाइज करके उस पर क्वेश्चन रूल लगेगा। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शंस, इनवर्स फंक्शन जो हमारे पास है उनके डेरिवेटिव्स फॉर ईच। ये तो कंपोजिशन की डेफिनेशन लिखेंगे। कंपोजिशन चेन रूल में क्या है, दो फंक्शंस हैं, उनका इन्होंने लिखा है, ये 1 आएगा, ये सिंपल है, वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, इसमें कुछ खास नहीं है। ये देखें, dy ओवर dx है, तो दूसरी तरफ जाके 1 ओवर dx ओवर dy है, ठीक है ना। डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन गिवन इन द फॉर्म ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशन। अगर पैरामीट्रिक इक्वेशन में है तो डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। द इक्वेशंस एक्सप्रेस, ये है हमें पता है x और y जो है वो एक थर्ड वेरिएबल में गिवन है जो कि t है, तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस है। t जो है वो पैरामीटर है। द इक्वेशन x एंड y आर कॉल्ड पैरामीट्रिक इक्वेशन, ठीक है, इनको हम पैरामीट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। जिस तरह ये है सिंपल, आपने देखें क्या करना है, पहले dy ओवर dt अलग फाइंड करना है, dx ओवर dt अलग फाइंड करना है, फिर dy ओवर dt फाइंड करने के लिए आपको पता है ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, dy ओवर dt ओवर dx ओवर dt। इधर से जो है सिंपल आप देखें तो dt dt से कट जाएगा और dy ओवर dx की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। यही चीज इन्होंने की है, ये सारी जो है वो पैरामीट्रिक इक्वेशन सॉल्व की है। डेरिवेशन डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट रिलेशंस, इम्प्लिसिट फंक्शंस जो हैं वो उनकी हमारे पास डिफरेंशिएशन कैसे है। हम क्या करते हैं, उसको डिफरेंशिएट करके डेरिवेटिव वाली वैल्यू अलग, y वाली वैल्यू अलग करके, तो हम क्या करते हैं उसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। जिस तरह x² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये देखें x 2x प्लस 2y डिवाइड ओवर dx इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इधर से 2 कॉमन लिया, वो खत्म हो गया, x प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0 आ गया। x इधर जाकर माइनस हुआ और y इसके साथ डिवाइड हुआ, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू ये आ गई। इसी तरह इम्प्लिसिट फंक्शन जो हमारे पास होगा उसके हम डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात। ये भी देखें इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसका भी डेरिवेटिव ऐसे ही फाइंड किया है। डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो उनके डेरिवेटिव, कोस का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कोस, कोस का माइनस साइन। आपने ये चीज नोट करनी है, जो सी से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट हो रहे हैं ना, उनके डेरिवेटिव में माइनस आएगा, ठीक है ना। जैसे कोस का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन, इसी तरह कोट के डेरिवेटिव में माइनस आएगा और कोसिकेंट के डेरिवेटिव में भी। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से स्टार्ट होते हैं उनके डेरिवेटिव में माइनस आता है। ये सारा प्रूव किया, ये देखें सिकेंट का डेरिवेटिव सिकेंट एक्स टेन एक्स, कोट का डेरिवेटिव माइनस को सिकेंट, सी है तो माइनस आ गया, सी वाले जो है उनमें माइनस आएगा। और इधर जो है वो नहीं लिखा इन्होंने मुझे लगता। हम्म, ये अभी 4 हैं, इनके इनवर्स लिए हैं। इधर 10 का डेरिवेटिव आपको पता है सिकेंट स्क्वायर एक्स होता है, वो आगे लिखा होगा, ये आपने याद करने हैं इनके डेरिवेटिव्स। ये देखें ये 6 हैं, इधर से आपने सिंपल याद कर लेने हैं, बाकी ये जरूरत नहीं है। सिकेंट साइन का कोस, कोस का माइनस साइन, टेन का सिकेंट स्क्वायर एक्स। अब माइनस वाले, कोट है सी से है तो माइनस को सिकेंट स्क्वायर एक्स, कोसिकेंट है तो माइनस को सिकेंट एक्स कोट एक्स, और सिकेंट जो है वो सिकेंट एक्स टेन एक्स, ठीक है। ये सिंपल सिंपल चीजें हैं, ये तो जुबान याद होनी चाहिए। मुझे इनके डेरिवेटिव नहीं, मतलब भूल गए थे, ये सिकेंट को सिकेंट और
कोट के, लेकिन अब याद हो गए हैं, पीपीएससी ने याद करवा दिए हैं। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनके डेरिवेटिव लेने हैं, इनके इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव जो हैं वो याद करने हैं। ठीक है, इनकी कंडीशंस जो हैं उम्मीद करते हैं आपको समझ आ जाएंगे। इसकी वजह से है क्योंकि 1 से कोई भी बड़ी वैल्यू इधर पुट की एक्स की, तो ये नेगेटिव में चला जाएगा, कम्प्लेक्स में चला जाएगा, इसकी इसीलिए इसकी वैल्यू इस इंटरवल के अंदर रहेगी। और इवन -1 और 1 भी नहीं होगी, इधर इक्वल का साइन नहीं है, आप देख सकते हैं -1 लेस देन एक्स है जस्ट, -1 भी नहीं होगी 1 भी नहीं होगी, क्योंकि ये पुट किया तो वो जीरो सारा हो जाएगा डिनोमिनेटर, वो इन्फिनिट हो जाएगा। इधर से अगर देखें तो ये भी सेम कंडीशंस हैं, इनके डेरिवेटिव जो है वो आपने याद करने हैं। इसके डेरिवेटिव जरा आसान है, ये देखें, साइन और कोसाइन इनवर्स और कोस इनवर्स में माइनस का डिफरेंस है, टेन और सीकेंट, टेन और कोट में भी माइनस का डिफरेंस है, ये देखें टेन का 1/1 + x² और कोट का -1/1 + x²। इसी तरह सीकेंट और कोसिकेंट में भी यही डिफरेंस है। ये तो याद करने आसान है। कल वाले थे ना जो फर्स्ट चैप्टर में हाइपरबोलिक के फॉर्मूलाज डिफरेंट आई थिंक डेरिवेटिव के, वो जरा मुश्किल फॉर्मूलाज हैं, ये आसान है। अच्छा जी, यहाँ तक ठीक है, अगर किसी को कोई इशू है तो वो अभी पूछ सकता है।